रात के सन्नाटे में दिल्ली की सुनसान सड़कों पर एक टैक्सी धीरे धीरे चल रही थी। ड्राइवर रमेश एक फयोला आदमी था जो रात की शिफ्ट में काम करता था। उसकी टैक्सी की हेडलाइट्स सड़क को हल्का हल्का रोशन कर रही थीं और रेडियो पर पुराना गाना बज रहा था। रमेश को रात का यह समय पसंद था, शांत ठंडी हवा और कम गाड़ियां। लेकिन आज रात कुछ अलग थी। पुल के पास जहां सड़क थोड़ी टूटी फूटी थी, रमेश ने देखा कि एक औरत सड़क किनारे खड़ी थी। उसका चेहरा लंबे काले बालों से ढका था और उसने सफेद साड़ी पहनी थी। रमेश ने सोचा, इतनी रात को यहां अकेली औरत, शायद कोई मुसीबत में है। उसने टैक्सी रोकी और खिड़की से झांका। मैडम कहीं जाना है? उसने पूछा। औरत ने धीरे से सिर उठाया। उसका चेहरा अजीब तरह से पीला था और आंखें ऐसी थीं जैसे उनमें कोई जान ही ना हो। उसने धीमी ठंडी आवाज में कहा, हाँ, मुझे उस गांव तक छोड़ दो जो जंगल के पार है। रमेश को कुछ अटपटा लगा। उसने सुना था कि जंगल के पार वाला गांव कई सालों से खाली पड़ा है, फिर भी किराया तो किराया होता है। उसने हामी भरी और औरत को पीछे बैठने को कहा। जैसे ही वो बैठी, टैक्सी में ठंडक सी फैल गई। रमेश ने रियरव्यू मिरर में देखा, लेकिन औरत का चेहरा फिर से बालों से ढका था। रास्ते में सन्नाटा था। रमेश ने बात शुरू करने की कोशिश की। मैडम, इतनी रात को वहां क्यों जाना है? वो गांव तो... उसकी बात अधूरी रह गई। पीछे से कोई जवाब नहीं आया। उसने फिर मिरर में देखा। सीट खाली थी। रमेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने टैक्सी रोकी और पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। ये क्या माजरा है? उसने बुदबुदाया। तभी टैक्सी का रेडियो अपने आप चालू हो गया और उसमें से एक डरावनी हंसी गूंजने लगी। अचानक टैक्सी का दरवाजा अपने आप खुला और बाहर से वही औरत दिखी, लेकिन अब उसका चेहरा पूरी तरह साफ था। उसकी आंखें लाल थीं और मुंह से खून टपक रहा था। उसने रमेश की तरफ देखा और बोली, तूने मुझे छूने की हिम्मत कैसे की? रमेश चीखा और गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने जवाब दे दिया। औरत धीरे धीरे करीब आई और उसका चेहरा अब टैक्सी की खिड़की से सटा था। रमेश ने आंखें बंद कर लीं और जोर जोर से भगवान का नाम लेना शुरू किया। जब उसने आंखें खोलीं तो सब शांत था। औरत गायब थी। टैक्सी का इंजन चालू हो गया। रमेश ने पूरी रात गाड़ी भगाई और सीधे घर पहुंचा। उसने उसी रात टैक्सी ड्राइविंग छोड़ दी। लेकिन कहते हैं, उस सड़क पर आज भी रात के समय एक सफेद साड़ी वाली औरत दिखती है जो टैक्सी वालों को रोकती है, और जो भी उसे लिफ्ट देता है वो कभी वापस नहीं लौटता। रमेश ने उस रात के बाद टैक्सी चलाना छोड़ दिया, लेकिन उस डरावनी मुलाकात का साया उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। वो अब एक छोटी सी दुकान चलाता था, लेकिन रात को नींद नहीं आती थी। हर बार आंखें बंद करता तो वही लाल आंखें और खून से सना चेहरा दिखता। गांव वाले कहते, रमेश, तूने चुड़ैल को गुस्सा कर दिया, वो अब तुझे चैन नहीं लेने देगी। एक रात रमेश की दुकान पर उसका पुराना दोस्त श्याम आया। श्याम भी टैक्सी ड्राइवर था और उसी सड़क पर गाड़ी चलाता था जहां रमेश ने चुड़ैल को देखा था। रमेश ने उसे सारी बात बताई और चेतावनी दी, श्याम, उस सड़क पर रात को मत जाना। वो औरत, वो इंसान नहीं है। श्याम ने हंसकर बात टाल दी। अरे रमेश, तू डर गया? ये सब मन का वहम है। मैंने तो सुना है वो सड़क अब पहले से ज्यादा व्यस्त है। लेकिन रमेश की आंखों में डर देखकर श्याम ने वादा किया कि वो सावधान रहेगा। अगली रात श्याम की टैक्सी उसी पुल के पास पहुंची। घना कोहरा छाया था और सड़क पर कोई नहीं दिख रहा था। अचानक उसने देखा कि वही सफेद साड़ी वाली औरत सड़क किनारे खड़ी है। श्याम को रमेश की बात याद आई, लेकिन उसने सोचा, शायद कोई और है। इतनी रात को कोई बेचारी औरत अकेली, मदद कर देता हूं। उसने टैक्सी रोकी और पूछा, मैडम कहां जाना है? औरत ने वही ठंडी आवाज में कहा, जंगल के पार गांव। श्याम का दिल धक धक करने लगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और उसे बैठने को कहा। जैसे ही औरत बैठी, टैक्सी के शीशे ठंड से धुंधले हो गए। श्याम ने रियरव्यू मिरर में देखा। औरत का चेहरा नहीं दिखा, सिर्फ काले बाल। मैडम, आप ठीक हैं? उसने डरते डरते पूछा। जवाब में एक भयानक हंसी गूंजी और टैक्सी का रेडियो अपने आप चालू हो गया। उसमें से वही आवाज आई, तूने भी वही गलती की जो रमेश ने की। श्याम ने ब्रेक दबाया, लेकिन टैक्सी नहीं रुकी। उसने देखा कि स्टीयरिंग अपने आप घूम रहा था और गाड़ी जंगल की तरफ बढ़ रही थी। अचानक औरत सामने की
सीट पर प्रकट हुई। उसका चेहरा अब और भी डरावना था। आंखें खाली और मुंह से काला धुआं निकल रहा था। उसने कहा, मैं हर उस इंसान को ले जाती हूं जो इस सड़क पर मेरे रास्ते में आता है। अब तू मेरा है। श्याम ने चीख कर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो जाम था। तभी उसे रमेश की बात याद आई। वो भगवान का नाम लेने की सलाह देता था। श्याम ने जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। चुड़ैल चीखने लगी और उसका चेहरा धुंधला होने लगा। टैक्सी अचानक रुक गई और दरवाजा खुल गया। श्याम भागकर जंगल में छिप गया। तो सुबह जब वो रमेश के पास पहुंचा, उसकी हालत देखकर रमेश समझ गया। श्याम ने कांपते हुए कहा, वो चुड़ैल अभी भी वहां है रमेश, और उसने कहा कि वो तुझसे बदला लेगी। रमेश ने उसी दिन एक पंडित को बुलाया, जिसने बताया कि चुड़ैल उस सड़क पर 100 साल पहले मरी एक औरत की आत्मा है, जो बदले की आग में जल रही है। पंडित ने रमेश को एक ताबीज दिया और कहा, इसे हमेशा पहने रहना और उस सड़क से दूर रहना। लेकिन रमेश जानता था कि चुड़ैल का छलावा इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगा। हर रात जब वो दुकान बंद करता, उसे लगता कि कोई उसे देख रहा है, और कभी कभी हवा में वही ठंडी हंसी गूंजती, कहते हैं वो चुड़ैल आज भी उस सड़क पर भटकती है, और जो भी उसकी टैक्सी में बैठता है वो सिर्फ उसका शिकार बनता है। रमेश और श्याम की मुलाकात के बाद दोनों ने उस सड़क से दूरी बना ली। रमेश अपनी दुकान चलाता और श्याम ने दिन की शिफ्ट में टैक्सी चलाना शुरू कर दिया। लेकिन चुड़ैल का साया उनके पीछे था। रमेश को रात में अजीब अजीब सपने आते। वो सफेद साड़ी वाली औरत उसका नाम पुकारती और उसकी ठंडी हंसी कमरे में गूंजती। ताबीज ने उसे कुछ हद तक बचा रखा था, लेकिन वो जानता था कि ये शांति ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। एक दिन गांव में एक नया लड़का आया, विकास। वो शहर से था और टैक्सी ड्राइवर बनने की सोच रहा था। गांव वालों ने उसे उस सड़क की कहानियां सुनाई, लेकिन विकास ने हंसकर कहा, ये सब बकवास है, भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं होता। रमेश और श्याम ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन विकास ने उनकी बात अनसुनी कर दी। उसने उसी सड़क पर रात की शिफ्ट शुरू की। पहली कुछ रातें शांत रहीं। विकास को कुछ भी अजीब नहीं लगा, लेकिन एक रात जब वो उसी पुल के पास से गुजर रहा था, कोहरे में उसे वही सफेद साड़ी वाली औरत दिखी। उसने हाथ उठाकर टैक्सी रोकने का इशारा किया। विकास ने सोचा, शायद कोई यात्री है। उसने टैक्सी रोकी और पूछा, कहां जाना है? औरत ने वही ठंडी आवाज में कहा, जंगल के पार गांव। विकास को कुछ अटपटा लगा, लेकिन उसने उसे बैठने को कहा। जैसे ही औरत बैठी, टैक्सी का तापमान गिर गया। रेडियो अपने आप चालू हो गया और उसमें से एक कराहती आवाज आई। विकास ने रियर व्यू मिरर में देखा, सीट खाली थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये क्या है? उसने बुदबुदाया। तभी सामने की सीट पर चुड़ैल प्रकट हुई। उसका चेहरा अब और भी भयानक था, आंखें खून से लाल और मुंह में नुकीले दांत। उसने चीख कर कहा, रमेश ने मुझे रोका, लेकिन तू नहीं बचेगा। विकास ने टैक्सी भगाने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी अपनी मर्जी से जंगल की तरफ बढ़ रही थी। उसने चीख कर मदद मांगी, लेकिन सड़क सुनसान थी। तभी उसे रमेश की बात याद आई, हनुमान चालीसा। विकास ने कांपते हुए चालीसा पढ़ना शुरू किया। चुड़ैल चीखने लगी और उसका शरीर धुंधला होने लगा, लेकिन इस बार वो पूरी तरह गायब नहीं हुई। उसने कहा, तू बच गया, लेकिन रमेश मेरा है। विकास किसी तरह टैक्सी से भागा और सुबह रमेश के पास पहुंचा। उसने सारी बात बताई। रमेश का चेहरा पीला पड़ गया। उसने पंडित को बुलाया, जिसने बताया कि चुड़ैल अब रमेश से बदला लेने के लिए और शक्तिशाली हो गई है। वो तुम्हारी जान लेना चाहती है, पंडित ने कहा, लेकिन एक तरीका है। उस सड़क पर बने पुराने मंदिर में एक हवन करना होगा। वो चुड़ैल की आत्मा को शांत कर सकता है। रमेश, श्याम और विकास ने मिलकर हवन की तैयारी की। रात को जब चांद काला पड़ गया, वो उस सड़क के मंदिर पहुंचे। पंडित ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। तभी हवा तेज हो गई और चुड़ैल वहां प्रकट हुई। उसने चीख कर कहा, रमेश, तूने मुझे भुलाने की कोशिश की, लेकिन मैं तुझे ले जाऊंगी। पंडित ने हवन में आहुति डाली और मंदिर में एक तेज रोशनी फैल गई। चुड़ैल चीखती रही, लेकिन उसका शरीर धीरे धीरे गायब होने लगा। उसकी आखिरी आवाज थी, मैं वापस आऊंगी, और फिर सन्नाटा छा गया। हवन के बाद रमेश, श्याम और विकास ने राहत की सांस ली। पंडित ने कहा, वो आत्मा अब शांत है, लेकिन इस सड़क पर हमेशा सावधान रहना।
रमेश ने उस रात के बाद कभी उस सड़क की तरफ मुंह नहीं किया। लेकिन गांव वाले कहते हैं कि कुछ रातों में जब कोहरा गहरा होता है, उस सड़क पर एक सफेद साड़ी वाली औरत अब भी दिखती है। शायद चुड़ैल का छलावा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। हवन के बाद रमेश, श्याम और विकास को लगा कि चुड़ैल का आतंक खत्म हो गया। गांव में शांति लौट आई थी और उस सड़क पर लोग फिर से दिन में आने जाने लगे। रमेश ने अपनी दुकान को और बढ़ाया, श्याम ने टैक्सी चलाना जारी रखा और विकास ने गांव में ही एक छोटा सा गैरेज खोल लिया। लेकिन गहरे में रमेश को हमेशा एक डर सताता था, चुड़ैल की आखिरी बात, मैं वापस आऊंगी। कुछ महीने बाद गांव में एक नई खबर फैली। उस सड़क पर फिर से अजीब घटनाएं होने लगी थीं। रात में गुजरने वाले लोग कहते कि उन्हें एक औरत की छाया दिखती जो कोहरे में गायब हो जाती। कुछ ने कहा कि उनकी गाड़ियां अपने आप रुक जाती और रेडियो में एक ठंडी हंसी गूंजती। रमेश को यकीन हो गया, चुड़ैल वापस लौट आई थी। एक रात विकास अपने गैरेज में देर तक काम कर रहा था। अचानक बिजली चली गई और बाहर से एक ठंडी हवा का झोंका आया। उसने देखा कि गैरेज के शीशे पर एक औरत की परछाई थी, वही सफेद साड़ी, वही लंबे काले बाल। विकास का दिल धड़कने लगा। उसने तुरंत रमेश को फोन किया, रमेश भैया, वो फिर से आ गई है। रमेश, श्याम और विकास फिर से पंडित के पास गए। पंडित ने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, हवन ने चुड़ैल की शक्ति को कम किया था, लेकिन उसकी आत्मा पूरी तरह मुक्त नहीं हुई। वो अब और गुस्से में है क्योंकि तुमने उसे रोका। इस बार उसे हराने के लिए हमें उसके अतीत को जानना होगा। पंडित ने गांव के पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले और पता चला कि 100 साल पहले उस सड़क पर एक औरत जिसका नाम माया था को गांव वालों ने चुड़ैल समझकर मार दिया था। माया का अपराध सिर्फ इतना था कि वो जड़ी बूटियों से इलाज करती थी। उसकी आत्मा ने बदला लेने की कसम खाई थी। पंडित ने कहा, माया की आत्मा को शांति देने के लिए हमें उसकी आखिरी निशानी, उसका एक पुराना लॉकेट ढूंढना होगा जो जंगल के पास कहीं दबा है। तीनों ने हिम्मत जुटाई और रात को जंगल के पास गए। पंडित ने मंत्र पढ़ते हुए एक जगह की ओर इशारा किया जहां जमीन थोड़ी ऊंची थी। विकास और श्याम ने खोदना शुरू किया। तभी हवा तेज हो गई और चुड़ैल वहां प्रकट हुई। उसका चेहरा अब डरावना नहीं बल्कि दुखी लग रहा था। उसने चीख कर कहा, मुझे चैन नहीं चाहिए, मैं तुम सबको खत्म कर दूंगी। रमेश ने हिम्मत दिखाई और बोला, माया, हमें माफ कर दो, हम तुम्हारा दर्द समझते हैं, हम तुम्हें आजाद करना चाहते हैं। तभी श्याम को मिट्टी में एक पुराना जंग खाया लॉकेट मिला। पंडित ने उसे हवन की आग में डाला और मंत्र पढ़े। चुड़ैल चीखने लगी, लेकिन इस बार उसकी चीख में दर्द था। उसका शरीर धीरे धीरे रोशनी में बदल गया और एक आखिरी बार उसने कहा, शुक्रिया। जंगल में सन्नाटा छा गया। लॉकेट जलकर राख हो गया और हवा शांत हो गई। पंडित ने कहा, माया की आत्मा अब मुक्त है, वो दोबारा नहीं आएगी। उस रात के बाद उस सड़क पर कोई अजीब घटना नहीं हुई। रमेश, श्याम और विकास ने राहत की सांस ली। गांव वालों ने माया की याद में उस सड़क पर एक छोटा सा स्मारक बनवाया ताकि उसका दर्द कभी न भुलाया जाए। लेकिन कुछ रातों में जब हवा ठंडी होती है, गांव वाले कहते हैं कि जंगल से एक हल्की सी पुकार सुनाई देती है। शायद माया का धन्यवाद या शायद एक आखिरी अलविदा। माया की आत्मा को मुक्त करने के बाद गांव में सच्ची शांति लौट आई। रमेश, श्याम और विकास ने अपनी जिंदगी फिर से शुरू की। उस सड़क पर अब लोग बिना डर के आते जाते थे और माया के स्मारक पर लोग फूल चढ़ाने लगे। रमेश ने अपनी दुकान को और फैलाया, श्याम ने टैक्सी चलाना पूरी तरह छोड़कर एक छोटा सा ढाबा खोला और विकास का गैरेज गांव का सबसे भरोसेमंद ठिकाना बन गया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। एक साल बाद गांव में एक नया मेहमान आया, कमल, एक इतिहासकार जो पुरानी कहानियों और आत्माओं पर किताब लिख रहा था। उसने माया की कहानी सुनी और उस सड़क की सच्चाई जानने का फैसला किया। कमल ने रमेश, श्याम और विकास से मुलाकात की। तीनों ने उसे पूरी कहानी सुनाई और चेतावनी दी, कमल जी, माया की आत्मा अब शांत है, उसे छेड़ने की कोशिश मत करना। लेकिन कमल जिद्दी था। उसने सोचा कि माया की कहानी में और भी कुछ छिपा है। उसने जंगल के पास खुदाई शुरू की जहां माया का लॉकेट मिला था। उसका मानना था कि माया की कोई और निशानी, शायद उसका लिखा कोई पत्र या किताब अभी भी वहां हो सकती है। रमेश ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन कमल नहीं माना। एक रात जब कमल अकेले जंगल में खुदाई कर रहा था, कोहरा गहरा हो गया।
तभी उसे एक पुरानी चमड़े की डायरी मिली जिसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। उसने उत्साह में डायरी खोली, लेकिन जैसे ही उसने पहला पन्ना पढ़ा, हवा में एक ठंडी सिसकारी गूंजी। डायरी में माया के आखिरी शब्द लिखे थे, जो मुझे फिर से जगाएगा वो मेरे साथ हमेशा के लिए बंध जाएगा। कमल को अचानक ठंड महसूस हुई। उसने पीछे मुड़कर देखा, वही सफेद साड़ी वाली औरत, लेकिन इस बार उसका चेहरा शांत था, लगभग उदास। उसने धीमी आवाज में कहा, तूने मुझे क्यों जगाया? मैंने चैन पा लिया था। कमल घबरा गया और डायरी फेंकने की कोशिश की, लेकिन वो उसके हाथ से चिपक गई। कमल भागकर रमेश के पास पहुंचा और सारी बात बताई। रमेश ने तुरंत पंडित को बुलाया। पंडित ने डायरी देखी और चेहरा गंभीर हो गया। ये माया की आखिरी कड़ी थी। इसे जलाना होगा, लेकिन इस बार हवन से काम नहीं चलेगा। हमें माया की आत्मा से सीधे बात करनी होगी। पंडित ने एक खास पूजा की व्यवस्था की, जिसमें माया की आत्मा को बुलाया गया। रात को मंदिर में आग का एक गोला जलाया गया और पंडित ने मंत्र पढ़े। माया की आत्मा फिर से प्रकट हुई, लेकिन इस बार वो गुस्से में नहीं थी। उसने कहा, मैं थक चुकी हूं, मुझे मुक्ति दो। ये डायरी मेरे दर्द की आखिरी निशानी है। कमल ने डायरी आग में डाली और माया से माफी मांगी। जैसे ही डायरी जलने लगी, माया का चेहरा धीरे धीरे मुस्कुराया। उसने कहा, अब मैं सचमुच आजाद हूं। उसकी आत्मा एक चमकती रोशनी में बदल गई और हमेशा के लिए गायब हो गई। उस रात के बाद न जंगल में कोई छाया दिखी, न सड़क पर कोई हंसी गूंजी। कमल ने अपनी किताब में माया की कहानी लिखी, लेकिन उसे छेड़ने की गलती का जिक्र भी किया। रमेश, श्याम और विकास ने फैसला किया कि अब वो इस कहानी को भूलकर आगे बढ़ेंगे। गांव वाले आज भी माया के स्मारक पर फूल चढ़ाते हैं, लेकिन अब वो डर की नहीं, सम्मान की भावना से। माया की कहानी अब एक सबक बन गई। कभी किसी की आत्मा को बेवजह न छेड़ो, वरना उसका छलावा तुम्हें भी बांध सकता है। माया की आत्मा की अंतिम मुक्ति के बाद गांव में एक नई सुकून की हवा बहने लगी। रमेश, श्याम और विकास ने अपनी जिंदगी को पूरी तरह सामान्य कर लिया था। माया का स्मारक अब गांव की पहचान बन गया था और लोग उसे एक दुखी आत्मा के रूप में याद करते, जिसे आखिरकार शांति मिली। कमल ने अपनी किताब पूरी की, जो देश भर में मशहूर हो गई। लेकिन कुछ कहानियां कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। कुछ साल बाद गांव में एक नया परिवार आकर बसा। राहुल, उसकी पत्नी अनिता और उनकी छोटी बेटी रिया। राहुल एक इंजीनियर था और उसे उस सड़क के पास जंगल में एक पुराने ढहते मकान को ठीक करने का ठेका मिला था। ऐसे गांव वालों ने उसे माया की कहानी सुनाई और सलाह दी कि वो उस जगह को न छुए। लेकिन राहुल, जो भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था, ने इसे महज अंधविश्वास माना। एक दिन जब राहुल और उसका दल मकान की मरम्मत कर रहा था, रिया जंगल में खेलते हुए एक पुरानी कब्र पर ठोकर खा गई। कब्र के पत्थर पर माया का नाम उकेरा हुआ था, जो समय के साथ धुंधला पड़ चुका था। रिया ने उत्साह में अपने पिता को बताया। राहुल ने सोचा कि ये माया की ही कब्र होगी और उसने इसे किताबों में पढ़ी कहानी से जोड़ा। लेकिन उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। उसने कब्र के आसपास खुदाई शुरू की, यह सोचकर कि शायद कोई ऐतिहासिक चीज मिले। खुदाई के दौरान एक पुराना काला दर्पण मिला, जिसके किनारे पर अजीब नक्काशी थी। राहुल ने दर्पण को साफ किया और उसे घर ले आया। उस रात जब अनिता दर्पण के सामने बाल संवार रही थी, उसे लगा कि दर्पण में उसकी परछाई कुछ देर रुकी, जबकि वो हट चुकी थी। उसने राहुल को बताया, लेकिन उसने इसे थकान का वहम कहकर टाल दिया। अगली रात रिया ने चीखकर अपने माता पिता को जगाया। उसने बताया कि दर्पण में एक औरत थी जो उसे बुला रही थी। राहुल और अनिता घबरा गए। उन्होंने दर्पण को तहखाने में बंद कर दिया और रमेश को बुलाया। रमेश ने दर्पण देखते ही पहचान लिया, ये माया से जुड़ा था। उसने तुरंत पंडित को खबर की। पंडित ने बताया कि दर्पण माया का आखिरी जादुई अवशेष था, जिसमें उसकी आत्मा का एक छोटा सा हिस्सा बंधा था। जब तुमने कब्र को छेड़ा तो उस हिस्से ने फिर से जागने की कोशिश की। पंडित ने कहा, इसे नष्ट करना होगा, वरना माया का छलावा फिर शुरू हो सकता है। पंडित ने एक विशेष अनुष्ठान की तैयारी की। मंदिर में दर्पण को एक पवित्र अग्नि के सामने रखा गया। रमेश, श्याम, विकास और राहुल का परिवार वहां मौजूद था। जैसे ही पंडित ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, दर्पण में से एक ठंडी हवा निकली और माया की धुंधली छवि उभरी। इस बार उसकी आवाज में गुस्सा नहीं बल्कि थकान थी। उसने कहा, मैंने शांति मांगी थी,
लेकिन तुम मुझे बार बार क्यों जगाते हो? राहुल ने हाथ जोड़कर माफी मांगी। हमें नहीं पता था, हम बस आपकी आत्मा को हमेशा के लिए आजाद करना चाहते हैं। पंडित ने मंत्र तेज किए और दर्पण में दरारें पड़ने लगीं। माया की छवि चीखी, फिर धीरे धीरे एक चमकती रोशनी में बदल गई। दर्पण टूटकर राख हो गया। उसके बाद जंगल में कोई अजीब घटना नहीं हुई। राहुल ने मकान का ठेका छोड़ दिया और अपनी गलती के लिए माया के स्मारक पर फूल चढ़ाए। रमेश, श्याम और विकास ने फैसला किया कि वो अब इस कहानी को गांव की नई पीढ़ी को सुनाएंगे, ताकि कोई फिर से माया की शांति न भंग करे। आज भी उस सड़क पर रात को चलने वाले लोग माया के स्मारक को देखकर सिर झुकाते हैं, और जब हवा शांत होती है, कुछ लोग कहते हैं कि एक हल्की सी सुकून भरी सांस सुनाई देती है। शायद माया, जो आखिरकार हमेशा के लिए मुक्त हो चुकी थी,